out an opinion poll. तो कल के मॉर्निंग शो में हमने आपसे कहा था कि हम एक बर्थडे पार्टी में जाएंगे, वहां पर एक बड़े नेता है गोवा के प्रताप सिंह राणे, उनसे मिलेंगे। और हम जब उनके घर पहुंचे तो क्या हुआ ये आप भी जानिए, और ये बताने के लिए ही हमने ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने का फैसला किया। हम इस समय खड़े हैं जहां पर आप देख पा रहे होंगे श्री एंड श्रीमती प्रताप सिंह राणे, ये उनका बंगला है, मेंशन है। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने बहुत प्यार से हमको बुलाया था, और सब कुछ के बाद तो थोड़ी सी बेसिक चीजें उनके परिवार के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि 11 बार के लेजिस्लेचर हैं, एमएलए हैं, 50 साल से लगातार एमएलए हैं, 6 बार के चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन एक दिन पहले बस उन्होंने सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। अब वो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे और वो रिटायर हो गए यहाँ से कांग्रेस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से। इसके बाद हमने तय किया कि उनका जन्मदिन भी आज था, तो चल के बात करेंगे कांग्रेस की पॉलिटिक्स के बारे में, गोवा की पॉलिटिक्स के बारे में, उनके क्या राय हैं, क्योंकि वो वेटरन लीडर थे। यहाँ आने के बाद हमें थोड़ी बहुत सुगबुगाहट थी कि परिवार के अंदर बहुत सारी खींचतान है। जैसे उनके बेटे जो है वो इस बिचोलिम जो पोरियम कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, इसके बगल की सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में है, पहले कांग्रेस में थे, फिर निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद फिर वो अब बीजेपी के कैंडिडेट हैं। परिवार के अंदर एक और सदस्य हैं जो कि विश्वजीत राणे, उनके बेटे जो हैं प्रताप सिंह राणे के, उनकी बहू हैं जो, वो भी इसी पोरियम कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रही हैं। यानी कि बेटा बगल की सीट से लड़ रहा है बीजेपी के टिकट से, बहू पोरियम सीट से लड़ रही हैं बीजेपी के टिकट से। खुद प्रताप सिंह राणे के बारे में आखिरी समय तक अटकलें चल रही थी कि भाई वो कांग्रेस पार्टी के उससे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्या करेंगे। पी चिदम्बरम ने कहा ये उन्हीं के ऊपर निर्णय उनके छोड़ा जाता है, और उन्होंने आखिरी समय तक ये लटकाने के बाद ये तय किया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाएंगे। मनीषा, हम जब यहाँ पहुंचे तो उनकी बेटी हमसे मिलने आई, जो प्रताप सिंह राणे की बेटी हैं वो मिलने आई। उन्होंने कहा बेटी है, और बेटी की बेटी भी हमारे सामने आई, और उन लोगों ने एक तरह से घेर लिया और गार्ड कर दिया पूरी तरह से प्रताप सिंह राणे को। उन्होंने बड़े अच्छे से हमसे मुलाकात की और कहा कि 5 मिनट में हम लोग बैठते हैं, इंटरव्यू करते हैं। उसके बाद उनकी बेटी और उनकी जो नातिन थी, दोनों लोगों ने घेर लिया। वो जो हुआ मनीषा आपको बताएंगे। तो उन्होंने पहले तो हमें बोला कि जो कुछ फैमिली में हो रहा है उनको बहुत इमोशनली अपसेट करा है प्रताप सिंह राणे को, और बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तो और वो मीडिया को ट्रस्ट नहीं करती, तो वो इंटरव्यू नहीं देना चाहते, तो सीधा हमें मना कर दिया। अब हम आए पंजिम से यहाँ 1 घंटा लगा के, कल से हम फोन पे भी बात कर रहे हैं, तो ये बात हमें पहले फोन पे ही बता देते, चलो नहीं बताई। अब यहाँ आके उन्होंने ये तो बोला है कि इंटरव्यू मत करो, फिर हमें ये भी बोलने लग गए कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस पूछो, कि आप उनकी बर्थडे पार्टी की बात कर सकते हो, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर सकते, जो कि बहुत अजीब चीज है। मतलब हम इंटरव्यू बर्थडे पार्टी पे क्या पूछेंगे हम कि आपने कौन से फ्लेवर का केक मंगाया, आपने किस टाइप के पकौड़े खाए। ऑब्वियसली हम यहाँ पॉलिटिक्स की बात ही करते, कांग्रेस की बात करते, उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करते। फैमिली में ऑब्वियसली हम ये भी पूछते कि बिकॉज ये रिपोर्ट हुए हैं, गोवा में हर जगह न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स आई हैं कि उनके बेटे के स्टेटमेंट्स की अब तो ये ओल्ड हो गए, इनको रिटायर हो जाना चाहिए। फडणवीस के स्टेटमेंट्स की एक्चुअली इनका हाथ तो हमारे कैंडिडेट के सर पे है, उन्होंने हमें दे दिया है। बीजेपी के स्टेटमेंट्स की हमें लाइफ टाइम कैबिनेट दे देंगे, which we wanted to ask him this question कि लाइफ टाइम कैबिनेट क्या होता है। He is a 6-time CM, so also we thought that he is capable of answering these questions that we tell him. He's been in public life for so long, but his daughter was very insistent कि नहीं, we don't trust the media and we don't like the questions you ask and you have to tell us कि किस टाइप के आप क्वेश्चंस पूछे हो। बेटी की बेटी भी हम पूछ रहे थे कि एक एक करके बताओ कि क्या क्या क्वेश्चंस आप पूछोगे उनसे। सो ऑब्वियसली वी सेड नो थैंक यू, हैप्पी बर्थडे, वील लीव। तो ये हमारा आज का जो सुबह थी इस तरह से बीती, और एक बहुत साफ साफ सिग्नल है जो कि हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त थे, संपादक थे, 1-2 लोगों से बातचीत में भी उन्होंने कहा कि ये जो फैसला हुआ है उन सामान्य फैसला नहीं हुआ। रिटायरमेंट का जो प्रताप राणे का फैसला था, प्रताप सिंह राणे का,
वो सामान्य फैसला नहीं हुआ, किसी परिस्थिति में लिया गया है, विशेष परिस्थिति में, विशेष प्रेशर में, कुछ और चीजों में। नो डाउट उनके इस फैसले से कांग्रेस पार्टी को भी झटका लगा है। परिवार के अंदर कुछ तो चल रहा है। जिस तरह से सब कुछ सही होते होते अचानक से बीच में बेटी आकर खड़ी हो गई और उनके बेटे इस बर्थडे पार्टी में हमें नहीं नजर आए, तो वो भी एक सिग्नल है कि कुछ पार्टी के अंदर या परिवार के अंदर जो चीजें हैं वो सामान्य नहीं है, इसलिए भी इस इंटरव्यू को अब्रप्टली खत्म कर दिया गया यहाँ बुला। और आई थिंक एक चीज मुझे जो लगा कि ठीक है, अगर आपको इंटरव्यू नहीं देना है तो ठीक है, एक तो आप पहले बता सकते हैं कि हम नहीं देना चाहते नो इंटरव्यूज, लेकिन आप जर्नलिस्ट को ये नहीं बता सकते आपकी क्या सवाल पूछोगे, कि आप बर्थडे पार्टी पे सवाल पूछो। ये एक्सपेक्टेशन पॉलिटिशियंस और पॉलिटिशियंस के परिवारों को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ये बिगड़ गए हैं लोग आई थिंक काफी, ये मुझे नहीं मालूम कि उनका अपना क्या कामकाज है, उनकी जो बेटी है उनका अचीवमेंट क्या है, या उनकी सारी पहचान सिर्फ ये है कि वो प्रताप सिंह राणे की बेटी हैं, तो किस अधिकार से वो डिक्टेट कर रहे हैं उनको ये भी पता होना चाहिए। हालांकि ये हमारी बातचीत वहां पर हुई, हम अब यहाँ पर से निकलेंगे, एक और किसी पॉलिटिशियन की लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या चल रहा है गोवा की राजनीति में, वो कैसे चल रहे हैं, चुनाव किस करोड़ बैठेगा। पर हाँ, ये बात साफ है कि वो इंटरव्यू नहीं करेंगे जो कि उनकी तरफ से आएगा कि सवाल क्या पूछने हैं, किस तरह से बात करनी है, ये वाले इंटरव्यू हम नहीं करेंगे। So the birthday party was covered in the newspapers today, at least in the language press. Can you tell us a bit, Meghna? What does it say? So Gomantak has a photograph of him and one Congress candidate going and taking his Ashirwad, and there is interesting tiny news under it which says that he's going to campaign against his own daughter-in-law in the constituency because he's a loyal Congress worker and he's going to ask all of his people to also campaign against her. And he says that he treats everyone that comes to his house with respect, guys. Did he treat you with respect? Well, anyway, so coming to our headlines of the day. So I'm looking at O Heraldo, oldest newspaper in Goa. Now, there's a huge emergency in terms of COVID in Goa. Goa has reported 20 deaths. But this has only come on the second page. Atul has the front page of this and he'll read that out in a bit, a little more detail on what exactly these deaths mean. O Heraldo's front page, again, it's not really. There's a PTI copy about Yediyurappa's granddaughter found hanging, and there's another one on the Apex Court's decision on dilution of reservation. There is a very interesting front page ad by the Congress, which I just want you guys to close in. I don't think I have ever seen internet connectivity as an election issue, but here Congress has made it an election issue. They've said that collapse of internet connectivity reflects failed Digital India campaign of BJP. And it says BJP has failed to provide consistent and uninterrupted high-speed internet connectivity in Goa, which affects everyone. And I love this. So it says, we will not vote for bizarre speed and jiggling net protocol. BJP का full form है bizarre jiggling protocol. I just think it's hilarious. In Marathi, it's Marathi में funny. भी award है. Yeah, it's very graphic in Marathi. Lippy, if you can also just show this. Can you read some? I'm just reading it out. खंडित इंटरनेट सेवेमुळे ऑनलाईन शिक्षण प्रणालीवर गंभीर परिणाम. अखंडित इंटरनेटच्या अनुपलब्धीमुळे व्यावसायिक समुदायाला नाहक त्रास. सो खंडित इंटरनेट एंड अखंडित इंटरनेट ना मिलने की वजह से दे से दैट एजुकेशन एंड बिजनेस पे बहुत सारा समुदाय के ऊपर उसका बहुत बुरा असर हो रहा है. त्रास हुआ है. उसका मतलब एक तरह से. I mean, I get for business, yes, it's quite bad because tourism, I guess you need, you have tourists coming and all. But anyway, this is the first time that I have seen internet speed as an issue. There's a very interesting piece in Times of India which says that BJP, which is contesting in 40 seats, has fielded 12 candidates or 30% of its candidates from the Catholic community. And this is double the number it had fielded 10 years ago. So the party has fielded 12 Catholic candidates, and there's a quote here by the BJP state president who says that BJP is not communal and we give representation to all sections of society accordingly. We have 12 candidate members from minority community. They're all Catholic. None of them are Muslim. This is very interesting because you know what happened in Christmas. Friends of BJP burning Santa Claus. And, you've also had multiple church attacks. So that is quite interesting. Different politics for different states.
And one last thing that I wanted to just show our viewers was this piece in O Heraldo, which is like a feature piece, which is talking about how bad it has been for hoteliers in Goa with the third wave and with the elections. So people aren't coming. Hoteliers are running with 0 occupancy or 10% occupancy, and this has been bad for business. नौहिंद टाइम जो कि गोवा का बड़ा अंग्रेजी अखबार है, उसने फ्रंट पेज पे कोरोना की सिचुएशन पर को अपनी हेडलाइन बनाया है टॉप पे। कुछ इससे जुड़ी जो कोविड से जुड़ी जो डाटा है यहाँ पे उसका जिक्र मैं कर देता हूँ। 24 घंटे में पिछले यहाँ पर 1322 कोरोना के नए इन्फेक्शन के मामले सामने आए हैं, और उसमें एक और बड़ी दिलचस्प चीज है कि पॉजिटिविटी रेट गोवा में बहुत हाई है, 30% के आसपास है, 28.43%। ये एक, इसके अलावा एक और चीज मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 24 घंटे में 20 डेथ हुई है लोगों की, उसमें से 10 डेथ ऐसी है जो लोग नॉन वैक्सीनेटेड थे, उनको वैक्सीन नहीं लगी थी। तो ये अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प चीज है कि अभी तक प्रोफाइल आल्सो इसमें दिया है कुछ एज के बारे में। एज का नहीं इसमें है कुछ ज्यादा जानकारी, लेकिन ये है कि इसमें 4 लोग आफ्टर डेथ के बाद हॉस्पिटल पहुंचे थे, और एक recovery outnumber daily fresh cases in last few days. Active COVID cases have dropped to 11,903 and overall recovery rate has improved to 93.41%. तो overall recovery rate थोड़ा सा सुधरा है यहाँ पर। वो बाकी हाफ पेज का ऐड है। एक छोटा सा और घटनाक्रम हुआ टीएमसी के लेवल पे। टीएमसी के जो बड़े नेता जिनको कांग्रेस से लेकर गई थी तृणमूल कांग्रेस अपने साथ, लुजिनो फेलेरो, तो उन्होंने अब क्या किया है कि चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है एकदम आखिरी मोमेंट पे। उन्होंने कहा कि अब वो पूरे सूबे में अलग अलग जो उनके कैंडिडेट हैं टीएमसी के और अलायंस के, उसके लिए लड़ेंगे। एक और बस खबर है जो कि बहुत महत्वपूर्ण मुझे लग रही है। टीएमसी के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके हैं पवन वर्मा, और फिलहाल उन्होंने टीएमसी ज्वाइन किया। उनका एक पूरा बड़ा इंटरव्यू छपा है, आधे पेज से ज्यादा का। इसमें उनका ये कहना है कि ये जो कदम है टीएमसी का चुनाव लड़ने का, वो टीएमसी को राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय दल के रूप में स्थापित करेगा। फिलहाल बहुत ज्यादा हमें कुछ ऐसे ही तो उम्मीद नहीं नजर आ रही टीएमसी के लिए, लोगों के अंदर कोई जोश। देखते नतीजों में क्या आता है। एक चीज मैं ऐड करना चाहती थी कि कोविड लास्ट ईयर भी बहुत डेथ्स हुई हैं गोवा में, और अभी 20 डेथ्स, बट फिर भी ये हमें इलेक्शन इशू नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। पार्टीज इसको उठा नहीं रही हैं। मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, और ऑपोजिशन भी इसे नहीं उठा रहा है एज एन इशू सो फार। हाँ, अभी तक कोई नहीं। एक केवल ये है कि जो आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं, उन्होंने इस पर चूंकि काम किया था, उनको काफी उससे पहचान भी मिली थी, तो वो उसका जिक्र कर रहे हैं भाई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कोविड के लिए। क्योंकि उन्होंने उस समय जब जो आप लोगों को याद हो कि सेकेंड वेव के दौरान जो डेथ हुई थी अचानक से जीएमसी जो गोवा मेडिकल कॉलेज का है, उसमें 3 दिन के अंदर पे बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी ऑक्सीजन की कमी से। तो उसको बड़े पैमाने पर उन्होंने फॉलो किया था और उस पर उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो वो एक पार्टी है जहां पर थोड़ा सा इसकी चर्चा है। बाकी लोगों में पार्टियों में कोविड को लेकर कोई खास उत्साह नहीं। And in Marathi newspapers, the headlines are very dramatic. मतलब 20 बड़ी मतलब sacrificed. वही तो ये कोविड वाली वही खबर है, 20 बली। 20 sacrificed and 1322 Navin Rugna. So, I mean, of course, COVID is the front page news on Tarun Bharat. Then there is something about Supreme Court's decision on reservations in promotions, and how they are not going to take any decision on it. One interesting thing in Tarun Bharat is Nivadnukit Sarvadhik Ummedwar Karodpati, which means in this election there are a lot of Karodpati. सबसे ज़्यादा करोड़पति उम्मीदवार. Do you know how many? So they haven't given a number यहाँ पे, but they have given like details of the top leaders who are and how much property they have. 17 में यहाँ पे कुछ numbers यहाँ पे अच्छा no, that's the 17 crore. So the first name is Babush Montserrat, who the Panji candidate, and he has the most top net worth here.
So there are a bunch of details of all the candidates who have a lot of property. इससे जुड़ी एक और खबर थी अतुल बीजेपी की हाँ, कि एक खबर है प्रॉपर कि- सबसे रिचेस्ट पार्टी है ना या पार्टियों के maximum. मामले में ये है कि सबसे बड़ी पार्टी वो भी खबर है, क्यों ना हम उसका जिक्र कर लें, क्योंकि सबसे टॉप पे एक पहली बार हमको हिंदी का एक अखबार मिला गोवा में, तो उससे जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प चीज हमारे समझ में देखने में आई। ये जो जिसका जिक्र मनीषा कर रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे अमीर पार्टी है, उसकी कुल संपत्ति जो है 4,847 करोड़ रुपए है। और दूसरे नंबर पर बड़ी दिलचस्प जानकारी है कि बहुजन समाज पार्टी मायावती जी की वो है 698 करोड़ रुपए उसकी संपत्ति Oh, है। really? तो I'm surprised by BSP in number two. हाँ एग्जैक्टली। और कांग्रेस कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर है। एक मतलब बीएसपी को आज की तारीख में कहा जाए नेशनल पार्टी है, लेकिन रीजनल पार्टी जैसा दबदबा उत्तर प्रदेश में और थोड़ा सा अगल बगल के राज्यों में असर रखती है, वो देश की दूसरी सबसे बड़ी अमीर पार्टी है। कांग्रेस इसमें तीसरे नंबर पर है। राजस्थान पत्रिका की बात करूं अगर मैं, तो राजस्थान पत्रिका राजस्थान का बड़ा अखबार है और गोवा में आमतौर पर हिंदी के अखबार नहीं मिलते। हमें आज पहली बार ये देखा तो हमने इसको लिया जानने के लिए। लेकिन बड़ी दिलचस्प इसकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से देखें तो मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ पर राजस्थान पत्रिका को मार्केट करने का पर्पस क्या है। चुनाव का माहौल चल रहा है, चारों तरफ चुनाव की बातें हैं, चुनाव की खबरें हैं, लेकिन ये राजस्थान पत्रिका जिस स्टॉल पे हमने लिया इसमें पूरे अखबार में कहीं पर भी इलेक्शन की कोई खबर ही नहीं है। चुनाव तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना जो नेशनल या कोई बेसिकली ये कर्नाटक बेंगलुरु संस्करण जो है उसको प्रिंट करके यहाँ पर लोकली मार्केट कर दिया गया है। तो हमने खोजने की कोशिश की, एक खबर केवल इसमें मिली, ये अगर दिखा सके यहाँ पे हमारे सहयोगी, गोवा से रिलेटेड छोटी सी एक खबर केवल है फ्रंट पेज पे 4 लाइन की। गोवा के पूर्व सीएम प्रताप राणे मैदान से हटे, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने के बाद। इसके अलावा पूरे अखबार में कहीं इलेक्शन है ही नहीं है, गोवा है ही नहीं है। मैं जल्दी से 2 और हेडलाइन मेंशन कर देता हूँ। दैनिक हेराल्ड, जो कि आई थिंक हेराल्ड का मराठी एडिशन है, उसमें सबसे पहली हेडलाइन नॉमिनेशंस के बारे में 40 मतदारसंघ 587 अर्ज मीन्स 40 सीट्स के लिए 587 nominations have been filed. So I mean you can imagine what is the demand for the seats here. And then the Lokmat has the front page headline is of Luzin Falero leaving. And from the TMC. He's not leaving TMC. leaving He's his just candidate. he'll not fight. He's not fighting his seat, right? He's not fighting his seat from the TMC. And of course the ads, Congress ad is everywhere. The same one, which is network नहीं मिल रहा है तो we won't vote. हाँ, I think मेरे न्यूज पेपर्स में भी कांग्रेस का ही एड है मेन जो है। सब सारे अखबारों, बड़े अखबार जैसे नौ हिंद टाइम में भी कांग्रेस का है, वो हेराल्ड में भी है। बीजेपी जो बहुत एड्स, जैसे यूपी का अगर हम देखें, योगी का एड हर जगह है, हर जगह। यहाँ पे बीजेपी उतना एडवर्टाइज नहीं कर रही है। यहाँ पे रीजनल न्यूज़पेपर्स में सेकंड पेज पे मोस्टली देयर इज एन एड अबाउट बदल दिस्ता इज देयर कैंपेन, बदल दिस्ता। आणि यहाँ पे they have basically given like tons of pictures of buildings that they have built over the last 4 years. Interestingly enough, Modi's face is not here. No Modi No in Modi's any face. of the ads so far. And also in Congress ads, there is no Rahul Gandhi's face. And in even we saw in Aam Aadmi Party's case also, There is no like there is no Kejriwal. Kejriwal face. Only TMC has Mamta's face. Yeah. That's exactly. the only usually. And Gomantak always has this strap ad on top, which we have been seeing for a few days now. Top banner ad. Top banner ad एक है ही यहाँ पे TMC का। मुझे तो एक ही ad दिख रहा है यहाँ पे। I don't see it in any other newspapers yet. So we thought we'll bring you some interesting election snippets from Goa. Now, one of the things that has been in conversation a lot here is how husbands and wives have been given tickets. And there have been 5 couples that have been fielded. So 10 husband-wives may be in the assembly. Running. So if all of them win, 25% of the seats would be held by husband wives. मियाँ बीबी असेंबली में बैठे रहेंगे। So, just to give you a rundown, now I've noted the couples का नाम. Congress से you have Delilah Lobo from Salem constituency and her husband Michael Lobo from Kalingut. They're adjoining constituencies. Both Delilah and Michael were with the BJP. They quit around on January 10th and then a day later they joined the Congress. They were upset and they felt that this is not the BJP of Parikar.
From the BJP, you have Jennifer Montserrat and her husband Antosio Babush Montserrat. दोनों को बीजेपी का टिकट मिला है, अगेन adjoining constituency पानाजी से तालेगांव. Then you have Divya Rane and Vishwajit Rane from Porium and Valopi sets. This is a very famous family, basically. Pratap Singh Rane's son and daughter-in-law. Then you have the Deputy Chief Minister Chandrakant Kavlekar. He got a ticket from BJP from Kwepim. His wife Savitri was denied a ticket from BJP, so then she said, I'm going to fight independently from Sanguine Assembly Constant. His wife used to be the BJP Mahila Morcha president. And lastly, we have Kiran Kandlokar from Aldona constituency and his wife Kavita, who will be fighting from Thivim, and they are from the TMC. So 3 couples from BJP, 1 from Congress and 1 from TMC, if I counted correctly. So interesting. Yes. I have some data on criminal cases. So I was looking at all the people who had filed nominations in 2017 and declared cases for this election as well. So we have a few names. The top name is Govind Gaude, who was an independent candidate earlier. He has now joined the BJP and is fighting from Priol. He has 3 criminal cases in his name. Next is Vincent Lobo, who is also fighting with his wife, as you mentioned. No, that's Michael Lobo. Michael Vincent Lobo. Oh, okay. Michael Vincent Lobo is his full name. So Okay. Michael Lobo, he has 2 cases against him. He was in the BJP, now in the And Congress. what are the cases against him? Michael Lobo? So these is the data I got from the nomination paper, so they don't really mention the so there are 2 cases against him. I'll have to look into it deeper. I can bring that to you tomorrow. He was in the BJP, now he's in Congress. Kalangut he's fighting from. Then there is Vishwajit Rane, who has 1 case against him. But interestingly enough, Atanasio Montserrat and Jennifer Montserrat both have cases against them. Both of them are BJP candidates. One is fighting from Panjim and his wife is fighting from Taliagaon. ये वही हैं जिनके खिलाफ परिकर, मनोहर परिकर के बेटे उत्पल परिकर चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से बगावत करके. बिल्कुल. He has a serious POXO case against him for raping a teen in 2016. He was allegedly raping a teen in 2016. He was released on bail in 2018, and he and his wife have been charged with a rioting case when a crowd of people attacked a police station in Panji. Yeah, this was a very famous case here. And people still talk about it here when they mention them. So these are just generally the number of criminal cases against people. And these are all serious cases. Serious cases, yeah. So BJP's Montserrat is the richest. Yeah. He and his wife also have criminal cases against them. And of course, both husband and wife are contesting. The most number of criminal cases is Govind Gaude. So, and like he's actually infamous for having cases. So BJP was defending why they have fielded these candidates also. So I was reading a news article where they said that he has done a lot of social work. अच्छा, बड़ी मजेदार चीज है जो यहाँ पर कुछ लोगों से हमें सुनने को मिली कि अगर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का जो पूरा भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन है गुंडागर्दी के खिलाफ है, क्राइम के खिलाफ है, हमने सब कुछ सेट कर दिया, सारे क्रिमिनल्स को अंदर कर दिए, ठोक दिया, मतलब एनकाउंटर भी हो गए ये वो. यहाँ पर लोगों का सवाल है कि मोन्सेराट जो उनके खिलाफ रेप के भी चार्जेस है, राइटिंग के भी चार्जेस हैं, आरोप हैं, उनको टिकट दिया है, वो भी मनोहर पर्रिकर की सीट पर उनके बेटे को नजरअंदाज करके. तो ये जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉलिसी है उसका भी एक नमूना ये भी है. और उत्पल पारिकर का इंटरव्यू जो रिलीज होने वाला है हमारा बहुत जल्दी, उसमें ये काफी क्लियर आ जाता है. ही डजंट से इट वेरी क्लियरली बट इट इज वेरी क्लियर दैट ही इज वेरी अपसेट मोस्टली बिकॉज Babush was given the candidate, this ticket from Panaji. He also said कि किसी और को दे देते it would have been okay, I wouldn't have had a problem, but इसको क्यों दिया? ये जो आंकड़े हैं जो क्राइम का या फिर परिवारवाद का, इन सब से जुड़ा एक और आंकड़ा है जो कि आपको थोड़ा सा एक मोटी मोटा अंदाजा दे दें हम कि गोवा के एक्चुअल नंबर्स क्या हैं. जो 40 विधानसभा की सीटों की विधानसभा है गोवा की, और 4 कॉर्नर्ड फाइट एक तरह से कही जा रही है कि 4 तरफ से दावेदार हैं. पहला है भारतीय जनता पार्टी जो कि सभी सीटों से यहाँ पे लड़ रही है, और इसके बाद दूसरी जो बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है जो कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ मिल रही है. तो 37 और
3 सीटों का उनका अपना बंटवारा है। आम आदमी पार्टी 39 सीटों पर लड़ रही है और 1 सीट उसने अपने एक सहयोगी के लिए छोड़ रखी है। टीएमसी है, टीएमसी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही है। तो ये 4 कॉर्नर 4 दावेदार हैं। मुख्य रूप से लड़ाई लेकिन ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दिख रही है। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी का भी असर है। टीएमसी का उतना ज्यादा असर मतलब उसमें नहीं दिख रहा हमें लोगों के बीच में, लेकिन प्रचार का जो मैदान है और होर्डिंग बैनर्स उसमें टीएमसी सबसे आगे खड़ी दिख रही है। एक बहुत फनी यूट्यूब कमेंट आया था, मैं वो पढ़ना चाहूंगा इस पे। अविलास सेज Manisha truly said that Goa looks like West Bengal these days with TMC banners right from the airport to everywhere. I was in Kalangut last month and was looking for a petrol pump when I asked a local. He said, "Do you see the Mamata Banerjee photo over there?" I said, "Yes." He said, "Go straight, take left from the 3rd Mamata Banerjee, then go to the 7th Mamata Banerjee. There you'll get a petrol pump." It is very like this. True, sir. Great. Just to end, I just wanted to tell you guys about a story that me and Lippy did day before yesterday. Allegedly, the Mandrem constituency's candidate, BJP candidate, he uttered a casteist slur against a sitting punch there, and it caused a lot of scenes, and he was kicked out of the constituency, the village where he had gone. So we went to investigate that. So that story is up on our YouTube. You can check it out. We worked all day on it. But one interesting thing while talking to people, which I have observed, as you said, कि एक तो party इधर से उधर होते रहते, people are like used to it. But they keep saying that the real result will come after the result is declared, because people will still keep switching parties after that, which we have seen in Goa. That is likely to happen. यहाँ पर वही जोक एक चल रहा है ना कि जीते कोई भी, आखिरी में सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी। सरकार आएगी तो बीजेपी आएगी। यहाँ पे भी वही चल रहा है। We also have 2 interviews coming up with the AAP CM candidate Amit Palekar and with Utpal Parikar, so stay tuned for that. Check that out, and we'll have a lot more coming soon. I think that's a wrap for today's morning show. Thank you for watching another election show. सब देख लिया, अब ये देखिए. The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free. और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आजाद है खबरें.